चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों को और जो क्वेश्चंस इससे करने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल सब है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि एक ग्लास रॉड है और वो ग्लास रॉड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है और वो अट्रैक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या विदाउट चार्ज होगा, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर विदाउट चार्ज भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी। मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, वन 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 वन। और बाकी लोग? एक विक्रम का आया है फोर्थ, शाहनवाज का आया है फोर्थ। ठीक है, विक्रम और शाहनवाज, मतलब विक्रम और शाहनवाज आप लोग दोनों का ठीक है। बाकी लोग मतलब एक गिरेंगे गड्ढे में तो सब गिरेंगे गड्ढे में। अरे नालायको, इंडक्शन बताया था, इंडक्शन में समझाया था मैंने। इंडक्शन में आपको क्या समझाया था कि बाबू, इंडक्शन में आपका न्यूट्रल बॉडी है वो भी अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपको याद हो कि हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड रख दे, ठीक है, मान लो यहाँ पॉजिटिव रॉड रख देते हैं और दूसरा वाला अगर न्यूट्रल बॉडी है, तो दूसरा वाला न्यूट्रल बॉडी है और स्टार्टिंग में इसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था। तो अभी तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको पास लाएंगे तो पास लाने पे क्या होता है हम लोगों का कि नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरा साइड आ जाएगा, और फिर ये दोनों, ये तब भी ये रॉड इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये अभी भी जो बॉडी है वो अभी भी न्यूट्रल है। क्या वो चार्ज है? नहीं, अभी भी न्यूट्रल है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ, मे बी आइदर नेगेटिवली चार्ज और विदाउट चार्ज। A positively charged glass rod can attract a neutral body by induction or a negatively charged body. क्या ये क्लियर हुआ सबको? इंडक्शन बताया था, इंडक्शन में समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, जीरो न्यूट्रल भी रहेगा तो न्यूट्रल में चार्ज आपका अरेंज कर लेता है अपने आप को, ठीक है, और चार्ज अरेंज कर लेता है तो अट्रैक्ट करता है। चलिए इसके आगे सवाल में पहुंचते हैं। नाउ इन इंडक्शन, charge induced in the near surface of the conductor is similar, dissimilar, not related, zero। अभी जस्ट इसका आंसर बताया, अभी जो मैंने फिगर बनाया था। इंडक्शन जब होता है तो उसमें जो पास के चार्जेस, आप पास के चार्जेस होते हैं वो कैसा होता है, डिसिमिलर होता है कि सिमिलर होता है कि नॉट रिलेटेड कि जीरो? फिर से सोचिए, मैं शहनवाज फिर से सोचिए, मैं बोल रहा हूँ कैसा, सिमिलर का मतलब होता है कि नेट चार्ज का बात नहीं कर रहा है शहनवाज, ठीक है, वो पूछ रहा है कि एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है। यस, डिसिमिलर, ठीक है। जीरो नहीं होगा इंडक्शन पे, जीरो तो टोटल होता है, बट यहाँ पे डिसिमिलर होगा। वो नेचर पूछ रहा है, नेचर का मतलब, सिमिलर का मतलब हो गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, और डिसिमिलर का मतलब हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी जो मैंने आपको फिगर बनाया उस फिगर में आप देखो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस जगह पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव आया, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैसा, सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर, राइट। इसका आंसर होगा डिसिमिलर, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला है इफ ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, अगर कोई बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं घसीटने से, रब करने से, ठीक है, तो उसका जो वेट होता है उसका वेट पे क्या फर्क पड़ता है? रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। मतलब कि उसका वेट जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 3 4 3। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग घसीटते रगड़ते हैं किसी चीज को, तो रगड़ते हैं किसी चीज को तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, या सिर्फ लूज करता है? तो बताओ। किसी को रब करने पे इलेक्ट्रॉन, यस एग्जैक्टली, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब हो गया कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है या तो गेन भी कर सकता है। एक हमेशा गेन नहीं करता है, ध्यान रखना। वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है या गेन भी कर सकता है, ठीक है, गेन लूज बोथ करता है। तो जब गेन और लूज बोथ कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ अपना मास, अपना वेट तो होता है ना, भले ही कम होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, बट होता तो है। दैट मीन्स कि जो वेट है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो फोर्थ वाला सही है। When body is rubbed by charging, body that loses electron has a slight decrease in weight. The body that gains electron has a slight increase in weight. मतलब कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका वेट घटेगा और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका वेट बढ़ेगा। इस वजह से मैं इंक्रीज स्लाइटली और मैं डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो ओके, अगले पे आते हैं। Now when a glass rod is rubbed with silk cloth, याद करो ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था जब स्टार्ट किया था 12th का क्लास, तो ये करके भी दिखाया था। ठीक है, बोल रहा है कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो कैसा चार्ज किसमें बनता है? पॉजिटिव चार्ज आर क्रिएटेड ऑन सिल्क क्लॉथ, पॉजिटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड टू ग्लास रॉड फ्रॉम सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क क्लॉथ टू ग्लास रॉड। कुछ लोग 4, कुछ लोग 3। सोचो सोचो, कंफ्यूजन है अभी भी आप लोगों में? और बाकी लोग? आप लोग बताओगे कि ग्लास रॉड कैसा होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? ये बताओ, ग्लास रॉड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? अब ग्लास रॉड जब पॉजिटिव होता है तो ग्लास रॉड पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा किसने? इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया होगा?
पॉजिटिव का मतलब क्लॉथ कैसे लूज करेगा प्रियांशु? पॉजिटिव का मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ग्लास रॉड में लूज किया और गया किसमें? सिल्क क्लॉथ में, यानी कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। ठीक है, याद कीजिए मैंने बताया था कि ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है और एम्बर रॉड या इबोनाइट रॉड नेगेटिव होता है। ठीक है, in triboelectric series the glass rod is to the right of wood, that is it is more electropositive, and silk is to the left of the wood, that is more electronegative. Hence electrons are transferred from glass rod to silk. ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट सवाल। when charge is given to a body, जब किसी बॉडी को हम लोग चार्ज देते हैं तब क्या होता है? तो पहला लिखा हुआ है मोर चार्ज accumulates at regions of a small radius of curvature, more charge accumulates at regions of large radius of curvature. accumulate मतलब जमा होना होता है, कि मतलब कि ज्यादा चार्ज जमा हो जाता है कहाँ पे? जिसका रेडियस कम हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? जहां चार्ज जमा हो जाता है कहाँ पे? जहां रेडियस ज्यादा हो। थर्ड क्या है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इररिस्पेक्टिव ऑफ कर्वेचर, मतलब कर्वेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और चौथा नन ऑफ द अबव। ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज का कोई मतलब नहीं है मुनमुन, उसका एक अलग सीरीज होता है जो आप लोग को भी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दूंगा किसी दिन वैसे। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? चार्ज देने पे किसी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या कम रेडियस पे ज्यादा होगा, ज्यादा रेडियस पे ज्यादा होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा? थर्ड 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 थर्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज पूछता हूँ मैं, ऐसा कुछ आपको याद है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओगे थोड़ा? चलो, एक शाहनवाज और राज का आंसर आया फर्स्ट। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाई एरिया, राइट। अब जब चार्ज बाई एरिया होगा, तो चार्ज बाई एरिया होगा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, चार्ज बाई एरिया। अब एरिया अगर मैं स्फीयर लेके चलूं या कुछ भी लेके चलूं, तो एरिया अगर स्फीयर का आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से सिग्मा जो है वो सिग्मा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अब देखो एक बात बताओ, रेडियस ज्यादा है तो सिग्मा क्या? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंगे तो 1/r स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेडियस ज्यादा हो तो सिग्मा क्या होगा बताओ? लेस। और अगर रेडियस कम होगा तो सिग्मा क्या होगा? मोर। यस एग्जैक्टली। और सिग्मा ही बताता है कि कहाँ कितना ज्यादा चार्ज है। सिग्मा ही आपको बताता है कि आपका चार्ज कहाँ ज्यादा होगा। तो अब बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? चलो यस एग्जैक्टली फर्स्ट होगा। मोर चार्ज एक्यूमुलेट्स एट रीजन्स स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ध्यान रखना कि सिग्मा ही बताएगा कि कहाँ ज्यादा चार्ज होगा, कहाँ कम चार्ज होगा। तो अगर रेडियस कम होगा तो सिग्मा ज्यादा होगा,
और सिग्मा ज्यादा का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा आपका, कि वहां पे ज्यादा चार्ज होगा। देखो, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी बताया, चार्ज डेंसिटी होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे बढ़ते हैं। Now, an electric charge is in uniform motion, produces an electric field only, a magnetic field only. Both electric and magnetic field cannot be predicted. यानी कि अगर कोई चार्ज मोशन में है, तो चार्ज मोशन में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या दोनों प्रोड्यूस करेगा, या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग बोल रहे हो वन, कुछ लोग बोल रहे हो वन, कैसे बोल रहे हो आप प्रियांशु, सो बताओ। अगर आप लोगों को याद हो तो 10वां में आप ऐसा ही पढ़े थे कि करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। याद करो, अगर 10th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कि करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज मोशन में हो, तो यहाँ तो बोल रहा है ना चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, और चार्ज जब मूव भी कर रहा होता है, रेस्ट पे भी रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है। रेस्ट पे रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4th 5th, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगला पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, a charge q1 exerts some force on a second charge q2 if a third charge q3 is brought near the force exerted by q1 on q2, ठीक है। दो फोर्स चार्जेस है, उसमें से q1 q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा है। अब बोल ये रहा है कि अगर तीसरा चार्ज को लाते हैं किसके नजदीक, q3 को लाते हैं किसके नजदीक, उन दोनों के नजदीक या फिर किसी एक के नजदीक, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय q1 ऑन q2, जो चार्ज q1 है वो q2 पे अब कितना फोर्स लगाएगा। वन बोल रहे डिक्रीज, कुछ एक बोले 3, सोनिका बोले 3, और बाकी लोग ऋषिकेश 4। फिर से सोचो, Q1 का ही Q2 पे पूछ रहा है, नेट नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि Q1 Q3 पे कितना लगाएगा। कुछ लोग वन पे कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि जो फोर्स होता है वो होता है k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स होता है k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब चार्ज को नजदीक लाया गया है, चार्ज को चेंज नहीं किया गया है, चार्ज को सिर्फ नजदीक लाया है, चेंज नहीं किया है। तो अब मुझे बताइए कि जब Q1 Q2 चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस आर चेंज नहीं हुआ, तो क्या फोर्स चेंज होगा। थर्ड, ठीक है सना, ऋषिकेश, बाकी लोग जो लोग थर्ड बोल रहे थे उनका ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, तीसरा चार्ज को लाने से वो फोर्स चेंज नहीं होता जो पहले वाला लगा रहा है, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या फिर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो ही चेंज होगा, ठीक है। तो वो आपका उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो चार्जेस का पे जो फोर्स होता है वो अगल बगल वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता, नेट फोर्स डिपेंड करता है लेकिन सिर्फ एक चार्ज की वजह से डिपेंड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is introduced between them, the mutual force between the charges, मतलब दो चार्जेस है और उसके बीच में हम अचानक से ग्लास स्लैब ला देते हैं, तो ग्लास स्लैब के लाने पे जो फोर्स होगा वो बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा? देखो अब रिमेन्स सेम, बहुत लोगों ने बोला रिमेन सेम। एक सोनिका ने बोला है सेकंड डिक्रीज, एक बोल रहे हैं 0, कुछ लोग बोल रहे हैं 3। देखो हर बार आप लोग फॉर्मूला क्यों भूल जाते हो? अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे बताया था कि F की वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होती है, ठीक है? K का वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब K का वैल्यू हर, ठीक है, K का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, अगर आपको याद हो तो K का वैल्यू अलग अलग होता है। फिर एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताई थी, जो FA बाई FM बताया था कि FA बाई FM जो होता है वो एप्सिलॉन R होता है, याद कीजिए। FA बाई FM क्या होता था? एप्सिलॉन R। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताई थी ना। अब ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है ना? तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल मीडियम के लिए अलग अलग होगा, तो देखो FA बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो यहां से आप क्या लिखोगे? FM इज इक्वल टू FA बाई एप्सिलॉन R। FM इज इक्वल टू FA बाई एप्सिलॉन R। अब बताओ एप्सिलॉन R का वैल्यू तो 0 के ऊपर होगा। अब मुझे बताओ कि बढ़ेगा या घटेगा? अब बताइए, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कुछ करेंगे तो किसी चीज को एक नंबर से डिवाइड करने पे वो बढ़ता है या घटता है? घटता है, यस एग्जैक्टली। तो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन क्या होगा? 2। हाँ देखो एक्सप्लेनेशन में भी वही है, ठीक है क्या? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक द फोर्स बिटवीन द चार्जेस decreases by 1 by k times because with air F air equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, F medium 1 by 4 pi epsilon, और एप्सिलॉन को ही लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है? तो वो हमारा घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। When a brass plate is introduced, when a brass plate is introduced between two charges, the force between the charges, जो पुराना अभी क्वेश्चन बताया उसी के बेसिस पे ये भी है। बताओ अगर किसी ब्रास प्लेट को डालेंगे दो चार्जेस के बीच, ठीक है, दो फोर्स चार्ज के बीच, तो फोर्स क्या होगा? 1 डिक्रीज, डिक्रीज पक्का। अच्छा किसी को याद है मैंने एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेटल्स के लिए क्या बताई थी? एनीवन? किसी को याद है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू, एप्सिलॉन आर का वैल्यू मेटल्स के लिए क्या होता है? नहीं, 81 वाटर के लिए था। मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ रहा हूँ, दो एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू पूछ रहा हूँ मेटल्स के लिए। नहीं 4 से 6 भी नहीं, वो माइका के लिए बताया था मैंने। वाटर, माइका, ग्लास और मेटल्स के लिए बताया था। मेटल्स के लिए इंफिनिटी होता है, ध्यान रखना। मेटल्स के लिए क्या होता है? इंफिनिटी।
अब बताओगे कि फोर्स क्या होगा? मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इंफिनिटी होती है। अब बताओ फोर्स क्या होगा? सेकंड, जय अभी भी सेकंड बोल रहे हो आप? एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंफिनिटी होने पे सेकंड कैसे होगा? इसमें देखो, इसके पहले जो अभी आपको बताया, इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एफ एम इक्वल टू एफ ए बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर जब जीरो हो जाता है, ठीक है, एप्सिलॉन आर जब इंफिनिटी हो जाता है, तो एफ एम की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इन मीडियम। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू जीरो करेंगे तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यस, तो आंसर क्या होगा उसका? ठीक है, आंसर विल बी बिकम जीरो। ठीक है, फॉर मेटल्स के इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, नाउ द चार्ज डेंसिटी ऑन ए सरफेस वेरीज इन द फॉलोइंग। ये भी बता चुका हूं, अभी अभी जस्ट बताया है सिग्मा का वैल्यू यूज करके। बताओ, द चार्ज डेंसिटी ऑन ए सरफेस वेरीज इन द फॉलोइंग इंक्रीज फॉलोइंग वे विथ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर। इंक्रीज ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस बढ़ाने पे चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रेडियस बढ़ाएंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? यस एग्जैक्टली, घटेगा। ठीक है, अभी जस्ट बताया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कैसा होता है नेगेटिव चार्ज के लिए? सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ऋषिकेश थर्ड बोल रहे हो आप? फिर से सोचो, नोट्स पढ़िए नोट्स। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। याद करो, बताया था कि अगर नहीं याद रहता है तो पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, अगर नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव में यहाँ पे ये चार्जेस जो आएंगे वो इसको क्या है, अट्रैक्ट करेगा कोई भी ना। ये पॉजिटिव यहाँ पे ऐसा जाएगा इसको चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। There are two charges plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb. The ratio of forces acting on them will be, मतलब 1 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो दोनों का रेशियो क्या होगा? बताइए। अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका सवाल फिर से समझिए। यहाँ पे एक प्लस 1 यूनिट का चार्ज है, यहाँ पे प्लस 5 यूनिट का चार्ज है। अब पूछ रहा है कि प्लस 1 यूनिट को प्लस 5 यूनिट क्या करेगा? रिपेल, तो रिपेल कर रहा है इधर, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? F1। प्लस 1 यूनिट प्लस 5 यूनिट को भी क्या करेगा? रिपेल इधर इस साइड, ये मान लो F2। तो F1 बाई F2 क्या होगा? अब बताओ, F1 बाई F2 क्या होगा? सवाल ये है। धन्यवाद। अब समझ में देखो बाबू, एक बात बताता हूँ, जो लोग 1:5 बोल रहे हैं
वो कंफ्यूजन में मत ना रहे। अगर आपको याद हो, मैंने कूलम्स लॉ जब डिराइव किया था तो कूलम्स लॉ डिराइव करने में एक चीज बताया था कि बाबू F12 इज इक्वल टू F21 होता है, अगर आपको याद हो तो R12 और R21, यानी कि जितना फोर्स से 1 कूलम 5 कूलम को रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से 5 कूलम 1 कूलम को रिपेल करेगा। ये याद है? आप ही सोचो ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अब बताओ कौन सा होगा? यस, 1:1, ठीक है, 1:1। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, माइनस क्या बताता है? ओनली डायरेक्शन इज डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम, यानी +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम को उतने से ही रिपेल करेगा, +5 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम को भी उतने से ही रिपेल